भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। उम्मीदवारों पर फाइनल दौर का मंथन अब चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फाइनल बैठकें चल रही हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर फाइनल मंथन। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं, सतीश पूनिया जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं और फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी शामिल हुए हैं। 55 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बाकी बची हुई सीटों पर भी चर्चा चल रही है और फाइनल मंथन इसे माना जा रहा है। लिस्ट जारी होने से पहले फाइनल मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर मंथन जारी है। मोहनलाल बड़ोली, सतीश पूनिया और फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर के फाइनल मंथन भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जिस तरह से हरियाणा के स्तर पर चुनाव समिति की पहले बैठक हुई, पैनल तैयार किया गया, उस पैनल में से फिर एक एक करके नामों की छटनी हुई। करीब 50 ऐसी जगह ऐसी सीट छाटी गई जहां पर सिर्फ एक एक उम्मीदवार का पैनल तैयार किया गया और फिर जब जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद जानकारी आई कि 55 सीटों पर सहमति बन चुकी है। अभी बाकी जो 35 सीटें बची हुई हैं उन पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है बैठक को लेकर के? बैठक अभी भी लगातार जारी है चुनाव प्रभारी के आवास पर। बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक बिल्कुल जारी है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के बाहर घर के कुछ जो टिकटार्थी हैं वो भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ बैठक अंदर जारी है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो छोटी टोले की बैठक जो है इसको कहा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं वो बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है वो मौजूद हैं। ये तमाम दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कहीं ना कहीं नामों को लेकर चर्चा चल रही है कि जो बचे हुए नाम हैं, जो 35 के आसपास जो नाम हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। और इस बैठक के बाद तमाम ये जो सूची है जो मंथन किया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आगे और भी बैठकें होनी है। अगले 1 से 2 दिन में जो टिकट की सूची जो है वो जारी हो सकती है। 1-2 दिन में कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर सहमति जो है वो बन सकती है, यानी उसके बाद सूची जारी की जा सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कल जो 55 नामों को लेकर सहमति बनी थी उसकी भी सूची है फिलहाल जारी नहीं की जा रही। उसकी भी सूची 1 से 2 दिन के बाद जो है वो जारी की जा सकती है। यानी कि 1 से 2 दिन का इंतजार तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको करना होगा। उनके नाम के पता लगाने के लिए कि उनको टिकट मिला है या नहीं मिला, उसका इंतजार थोड़ा सा लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। माना यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में हितेंद्र, ये चर्चा ये भी है कि 1 तारीख को जींद में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद जो है टिकटों का ऐलान किया जाएगा। इस प्रकार की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए जो बीजेपी के जो पैरामीटर्स बीजेपी ने सेट किए हुए हैं उन पैरामीटर्स पर तमाम कैंडिडेट्स के नामों को लेकर रखा गया है। उन तमाम पैरामीटर्स को लेकर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल जारी है। उन तमाम पैरामीटर्स पर जो खरा उतरेगा उसके कहीं ना कहीं पैनल में उसका नाम जो है वो रखा जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक बदस्तूर जारी है। कुछ एक देर और ये बैठक जो है वो चल सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम के लिए निकलना है। एक रोड शो मुख्यमंत्री का रहने वाला है जिसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। तो आज ये छोटी टोली की बैठक जो केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर पर हो रही है। जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की जिस तरह से बैठक चली थी देर रात तक, तो उसके बाद से जो चर्चाएं थी कि लाडवा से सीएम चुनाव लड़ सकते हैं वो क्लियर हुआ। प्रदेश अध्यक्ष उस बारे में जानकारी देते हुए नजर आए कि वो लाडवा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण फेरबदल इस लिस्ट में जो नजर आ सकते हैं? 55 जो नाम अभी तक तय हुए हैं, 55 सीटों पर क्या कुछ तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई देगी? इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है रवि? बिल्कुल, देखिए, कई चौंकाने वाले नाम इन 55 जो नामों की जो सहमति बनी है उनमें हो सकते हैं। कई चौंकाने वाले नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जब सूची जारी होगी
तो देखने को मिलेगा किन किन नामों को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था, किन नामों को लेकर सिंगल नेम जो दिए गए थे उनका टिकट लगभग फाइनल है। और इसके अलावा कुछ एक मंत्री हैं जो जिनका टिकट कट सकता है, कुछ एक पूर्व मंत्री हैं लेकिन वो विधायक मौजूदा है और उनका भी टिकट कट सकता है, कुछ विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस वीक रही है उनका भी टिकट कट सकता है। यानी कि तमाम जो वो लीडर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक रहा है, इनकी खिलाफत अपने अपने क्षेत्रों में रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम नामों को लेकर लंबी मंथन हुआ, लंबी चर्चा हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं जब सूची आएगी तो इनका नाम कटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इनके जगह जो नए नाम जो पैनल में शामिल किए गए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 1 से 2 दिनों और अभी चलने वाला है, बैठकों का दौर जो है वो चलने वाला है। उसके बाद जो है वो सूची का इंतज़ार खत्म होगा और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले की तरह की बात की जाए तो उनका जो बयान सुबह आया था उसके अनुसार भी 1 से 2 दिन जो है टिकटों का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि साथ साथ तमाम सीटों को लेकर मंथन होना है। 90 की 90 सीटों पर मंथन होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से जो है वो सूचियां जारी की जाएंगी। हालांकि उनकी तरफ से ये भी साफ किया गया था कि एक सूची जो है 90 के 90 उम्मीदवारों को लेकर जारी नहीं की जाएगी, यानी कि टुकड़ों में किश्तों के अनुसार जो है सूची जारी की जाएंगी। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बड़ा बयान जो है वो दिया गया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ 3 दिन पहले से ही ये खबर चला रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सबसे सेफेस्ट सीट जो है लाडवा बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आई थी उस पर भी मोहर लगने का आज काम हुआ है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने खुद चुनाव लड़ने के लिए मना किया है, इसकी भी पुष्टि उनकी तरफ से की गई है। कहा गया है कि 90 की 90 सीटों को लेकर प्रचार वो करने वाले हैं, इसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो फिलहाल मिल पा रही हैं। और बैठक की बात की जाए तो बैठक बदस्तूर जारी है। बैठक में तमाम जो उम्मीदवार जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे, करीब 35 के आसपास जो ऐसी सीटें थी जिन पर मंथन होना था, तो उनको लेकर मंथन अब इस बैठक में किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर निकल करके सामने आती है रवि कि प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति मानी जा रही है? फिर राई से कौन उम्मीदवार होगा? क्योंकि सवाल अपने आप में ये भी बनता है क्योंकि राई से वो खुद मौजूदा विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में हार का सामना हालांकि मोहनलाल बड़ोली को करना पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात की जानकारी वो खुद देते हुए नजर आए, तो फिर इसके पीछे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर राई सीट को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए उनकी जगह कोई और नया उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनके न लड़ने के पीछे एक ही वजह ये बताई जा रही है कि वो 90 की 90 विधानसभा जो चुनाव क्षेत्र हैं, 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं, पार्टी को मजबूत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको बखान उनका करेंगे और उनके बारे में जानकारी उन मंचों के माध्यम से देते हुए नजर आएंगे। चुनाव में कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी की सरकार रही, यानी कि पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार के 10 साल के कार्यकाल की बात करें और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो उनका डिफरेंस बताते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि वो पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और रही बात सांसदों को लेकर भी एक चर्चा चल रही थी कि सांसद चुनाव लड़ेंगे, सांसदों के परिवार के जो लोग हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो बिल्कुल इस बार राज्यसभा सांसद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। कृष्णलाल पवार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखिए लगभग बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, तमाम जो काफिला है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको धर्मेंद्र प्रधान के आवास से ये गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकलती हुई आ रही हैं। सीएम का जो कारगेट है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है, वो कहीं ना कहीं निकलने की तैयारी में है। बैठक ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है और जो नेताओं का निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएम सैनी का एक कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पहुंचना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है यहाँ से निकले हैं। बैठक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हालांकि कुछ नेता अंदर अभी मौजूद हैं। देखना होगा कितनी देर तक वो नेता आपस में मंथन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो छोटी टोली की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। जी
जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से नेताओं का वहां से निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है रवि। लेकिन बैचक को लेकर के अगर बात करें तो बैचक में जिन बचे हुए 35 नाम पर जो चर्चा हो रही है, 35 सीटों पर जो चर्चा हुई है, उसको लेकर के क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है यहाँ पर? क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति नहीं बनी, 35 सीटों पर फाइनल मोहर नहीं लगी, तो यहाँ पर अब इन छोटी टोलियों की बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जा रही है इन सीटों पर? देखिए, पैरामीटर्स के हिसाब से जो पैरामीटर बीजेपी ने सेट कर रखे हैं, उन्हीं के आधार पर टिकट दी जानी है और उन्हीं के आधार पर ही कहीं ना कहीं चर्चा इन बैठकों में हो रही है। फिलहाल की 35 सीटों की अगर बात की जाए, 2 से अधिक नाम उन सीटों पर थे जिसको लेकर संशय बना हुआ था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म था, किसको टिकट दी जाए और किसको कहीं ना कहीं आगे लाया जाए, उसको लेकर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही थी। अब की बात की जाए तो बैठक खत्म हो चुकी है और इन्हीं पैरामीटर के आधार पर इस बैठकों में भी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम के आगे चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि तमाम जो लीडर्स बाहर निकलते हैं वो मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं तो किस प्रकार की जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री इस बैठक से निकल चुके हैं। ये बैठक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कितनी सीटों को लेकर इस बैठक में सहमति बनी है, ये कुछ देर बाद जो है वो पता चलेगा। जी बिल्कुल, और रवि, एक बड़ा फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ। जिस तरह से सीएम की सीट बदली गई है, सीएम अभी करनाल से मौजूदा विधायक है, लेकिन अब उन्हें लाडवा से चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर के फैसला हुआ है, तो उसके पीछे क्या कुछ अहम रणनीति मानी जा रही है? क्यों ये एक बड़ा फैसला लिया गया? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री की जो सीट बदलने के पीछे रणनीति है, एक सेफ सीट मुख्यमंत्री के लिए ढूंढना है, क्योंकि तीसरी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। उसको लेकर मुख्यमंत्री फेस का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब पंचकुला आए थे तब कर दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे जरूरी ये हो जाता था कि मुख्यमंत्री की सेफेस्ट सीट कौन सी जो है वो रही। 3 सीटों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी, 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं चल रही थी, करनाल, लाडवा और नारायणगढ़। तो सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो लाडवा जो है वो मानी जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग उस सीट को लेकर की गई, संघ की तरफ से सर्वे कराया गया, बीजेपी की तरफ से इंटरनल सर्वे कराया गया, तो कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट जो है वो लाडवा बताई गई, जिसके चलते मुख्यमंत्री अब लाडवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी रवि, और लगातार जिस तरीके से मंथन किया जा रहा है, बार बार इस तरह की भी चर्चाएं चलती रही कि सीएम को 2 सीटों से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्या ये स्थिति क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ एक ही सीट से, सिर्फ लाडवा से चुनावी मैदान में नजर आएंगे सीएम, या फिर किसी अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि करनाल में भी उनकी अच्छी खासी जीत हुई थी अभी उपचुनाव में। देखिए हितेंद्र, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया तो उससे साफ है कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ेंगे। एक सीट से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चाएं थी, राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की चर्चाएं थी कि 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज जब सुबह प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें क्लियर कर दी। उस बयान के माध्यम से तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम लगाने का काम किया कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों का जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रहा था वो भी तमाम चीज़ें क्लियर हुई और इसके साथ साथ 1 से अधिक सीटों पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की, यानी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, वो भी लगभग जो अटकलें थी वो समाप्त होती हुई नजर आई हैं। अब कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो सिर्फ लाडवा सीट को लेकर है। मुख्यमंत्री सिर्फ लाडवा सीट को लेकर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और जो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जो बैठक चल रही थी छोटी टोली की, वो बैठक तो अब खत्म हो चुकी है रवि, लेकिन इसके बाद अब क्या और भी बैठकें दिल्ली में होने वाली हैं बीजेपी के नेताओं की? क्योंकि अभी तक सीएम के अलावा वहां से कोई निकला हो इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो आज की ये अंतिम बैठक थी और कल कुछ और जो है वो बैठकें हो सकती हैं, परसों में कल या परसों में कुछ और बैठकें हो सकती हैं। आज की अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ इसी बैठक की जानकारी थी, ये बैठक जो है वो चल रही थी। इसके अलावा 1-to-1 मुलाकातें तमाम नेताओं के, तमाम जो टिकटार्थी हैं वो भी कर सकते हैं नेताओं के साथ, और कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज़ों को देखते हुए, कुछ अलग पैरामीटर्स को देखते हुए तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी टिकट की जुगत में सीनियर लीडर्स से मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि 1-to-1 मुलाकातें का दौर जो है वो अभी जारी रह सकता है। संगठन की बैठकों की अगर बात की जाए, छोटी टोली की अगर बैठक की बात की जाए, कोर ग्रुप की अगर बैठक की बात की जाए, तो कम से कम इस प्रकार की अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल पा रही कि आज और कोई और बैठक जो है वो संभव है। जी चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और अब ये छोटी टोली की जो बैठक चल रही थी दिल्ली में बीजेपी की, वो बैठक खत्म हो चुकी है।
दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फाइनल बैठक और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम नायब सैनी इस बैठक से निकल चुके हैं और यह बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में चर्चा हुई है उम्मीदवारों के चेहरों पर, उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मंथन यहां पर हुआ है और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बैठक से बाहर निकले सीएम नायब सैनी। बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल मंथन हुआ है, फाइनल दौर का मंथन चल रहा है हरियाणा बीजेपी का। और हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई है। दिल्ली में दिग्गजों की बैठक हुई। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, ये तमाम बड़े चेहरे हरियाणा बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहे और चर्चा की गई उम्मीदवारों के नाम पर, क्योंकि 55 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, 35 पर अभी बाकी हैं। तो ऐसे में उन तमाम सीटों पर जहां अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है, उन सीटों पर जरूर चर्चा चल रही है और नामों को फाइनलाइज करने का काम किया जा रहा है। छोटी टोली की बैठक हुई है हरियाणा बीजेपी की और इस बैठक में उन चेहरों पर, उन सीटों पर चर्चा की गई, कौन ज़्यादा प्रभावी उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि ऐसी 35 सीटें बताई जा रही हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है, जहां एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, जिताऊ माने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि वो उन सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है कि किसको यहां पर उतारा जाए। बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल दौर का मंथन चल रहा है। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर यह फाइनल मंथन हुआ। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि सूची जारी होने से पहले और कितनी बैठकें होती हैं, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तक कई दौर की बैठकें चली हैं। उसमें कई बड़े नेताओं की आपसी मुलाकातें, छोटी टोली की बैठकें, इस तरह की कई बैठकें हुई और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद भी पीएम मोदी के साथ भी कई नेताओं की चर्चा हुई थी। उसके बाद छोटी टोली की बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद भी हुई और अब एक बार फिर से ये छोटी टोली की बैठक हुई है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, क्योंकि वो हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी हैं बीजेपी के। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार तमाम ताजा अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रवि जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि, फिलहाल इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है? बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में 35 उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई है जी। जिन नामों को लेकर कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति नहीं बनी थी, उनको लेकर कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए चर्चा की गई है। अब किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, किस हिसाब से शामिल किया गया है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। छोटी टोली के जो नेता थे वो मौजूद थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद नहीं रहे थे। अब कहीं न कहीं इस बैठक के आगे और जो बैठकें होनी है, यानी कि कल जो बैठक हो सकती है, बैठक परसों हो सकती है, उसके बाद जो है वो सूची जारी की जा सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो छोटी टोली की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। जो बचे हुए तमाम जो नाम थे उनको लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है। क्या इस बारे में कोई जानकारी आ रही है रवि कि ये जो 35 सीटें जिस पर चर्चा हुई है, इनमें से भी कुछ नाम फाइनल हुए हैं आज की इस बैठक में? तो देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई। यानी कि तमाम सीटों को लेकर, नामों को लेकर चर्चा इस बैठक में जरूर हुई है, लेकिन आगे जो बैठक होनी है उनमें इस बैठक में हुई चर्चा को लेकर, इस बैठक में बने पैनल को लेकर आगे चर्चा होगी। उसके बाद नाम जो है वो फाइनल हुए हैं होंगे। अभी तक इस बैठक में जो सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर अंतिम रूप जो है वो नहीं दिया गया है। आगे होने वाली बैठकों को लेकर में भी कहीं ना कहीं इस बैठक के जो पैनल जो तैयार किया गया, इस बैठक में जो चर्चा हुई उसको सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो 35 जो उम्मीदवार बचे हैं उन पर सहमति जो है वो बन सकती है। उसके बाद जो है वो चर्चा आगे की जा सकती है, उनको टिकट वितरण जो है वो किया जा सकता है।
जी, इन 35 सीटों के बारे में क्या कुछ इस तरह की कोई जानकारी कि कौन कौन सी सीटें हैं और क्या वजह वहां पर मुख्य रूप से मानी जा रही है? क्या सिर्फ इसीलिए कि वहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिताऊ हैं, प्रबल दावेदार हैं, क्या यही वजह है या फिर कोई और भी इनके पीछे वजह मानी जा रही है कि जो इन पर अभी तक चेहरे तय नहीं हो पाए हैं, नाम तय नहीं हो पाए इन सीटों पर? और बिल्कुल देखिए, एक से अधिक नामों को लेकर जिन सीटों पर संशय बना हुआ था, या ऐसी सीटें थी जिन पर दो मजबूत उम्मीदवार थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, किसको टिकट दिया जाए, सोशल इंजीनियरिंग की उन सीटों को लेकर और कहीं ना कहीं उसमें बातचीत करनी थी, सोशल इंजीनियरिंग और उन सीटों को लेकर करनी थी। तो उन तमाम सीटों को लेकर चर्चा की गई है। अब देखना होगा अगली मीटिंग कब होती है, ताकि इस बैठक में तय हुए पैनल को अगली बैठक में रखा जाए। सूची जब फाइनल होगी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद रहेंगे या जेपी नड्डा जो है उस बैठक में मौजूद रहेंगे, कोर ग्रुप की बैठक जब होगी तो कहीं ना कहीं जो आज वाली जो छोटी टोली की बैठक हुई है उसमें जो कोर ग्रुप की कमेटी में वो तमाम चीजें रखी जाएंगी। उसके बाद जो है सीटों को लेकर चर्चा को अंतिम रूप जो है वो दिया जा सकता है कि किन किन सीटों को लेकर बातचीत हुई है, किन किन सीटों को लेकर नाम तय हुए हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस सीट में होमवर्क किया गया है कोर कमेटी की बैठक में जाने के लिए। बिल्कुल रवि, अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात करें, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उस बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ? क्योंकि इस तरह की भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, केपी गुर्जर की बात करते हैं, तो बताया जाता है कि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रेशर अपने जो पसंदीदा, अपने जो करीबी लोग होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लॉबिंग की जाती है। तो इसमें क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? किसकी बात पर ज्यादा प्राथमिकता दी गई है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से? देखिए, सीनियर लीडर जो भी हो, पार्टी का वरिष्ठ नेता जो भी हो, वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके नजदीकी नेता को टिकट मिले ताकि वो अपना प्रभाव उस एरिया में दिखा सके, यानी अपनी नजदीकी नेता को जिता सके। कहीं ना कहीं वो हैवीवेट जो नेता होते हैं, जो कहीं ना कहीं लंबे चौड़ी एरिया में अपना प्रभाव रखते हैं, उसी एरिया के अंतर्गत आने वाली सीटों को लेकर वो तमाम नेता जो है डिस्कशन करते हैं अपने चहेतों के लिए, अपने परिवार वालों को जो है वो उसके लिए सीट जो है वो मांगते हुए नजर आते हैं, टिकट जो है वो मांगते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार के नेता जो पार्टी में होंगे तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सीटों की डिमांड जो है वो की गई होगी। हल्की फुल्की तमाम बातों के बीच जो है ये चर्चा भी निकल करके आएगी, गहमा-गहमी जो है हो सकती है, या फिर ये नाराजगी जो है वो हो सकती है कि जो बड़ा नेता है, जो सीनियर लीडर है, जो वरिष्ठ नेता है, वो अपनी चहेतों के लिए कितनी सीटें मांग रहा है, कितनी सीटें हाईकमान देने को राजी है। तो ये तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। जब भी टिकट वितरण होता है तो सीनियर लीडर्स अपनी चहेतों के लिए इस प्रकार की सीटों की डिमांड करते रहते हैं। बिल्कुल रवि, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, आज सुबह से ही दिल्ली में हलचल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हरियाणा बीजेपी के कई नेता दिल्ली दौरे पर भी रहे हैं। सुबह से ही जो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर के क्या कुछ समझा जाए? ये नेताओं की भागदौड़ दिल्ली में क्या वजह मानी जा रही है? कई नेता ऐसे भी जा रहे हैं जो बैठकों का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं लेकिन दिल्ली में नेताओं से जरूर मुलाकात कर रहे हैं 1 to 1 करके। बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोग टिकटार्थी हैं और कहीं ना कहीं अपनी टिकट को लेकर एक कंफर्मेशन चाहते हैं कि उनकी टिकट पक्की है। ऐसे अनेक नेता जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले नवीन जिंदाल जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, वो अपनी माता के टिकट के लिए कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो चर्चाओं में चल रहा है। माना जा रहा है कि साथ से उनको टिकट दी जा सकती है, कमल गुप्ता की टिकट जो है वो काटी जाती है। इस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। इसके बाद पहलवान योगेश्वर दत्त जो है वो मिलने के लिए पहुंचे, विधायक सत्य प्रकाश जरासा मिलने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जो बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे। ये तमाम जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं आश्वस्त होना चाहते हैं। टिकट की जो सूची जारी हो रही है उससे पहले कि उनका सूची में नाम है या कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं तक तो नहीं रहा, क्योंकि तमाम लोग ये चाहते हैं कि अगर वो मौजूदा नेता है, मौजूदा विधायक हैं, तो कम से कम उनकी टिकट कम से कम बनी रहे। लेकिन इसके अलावा जो टिकटार्थी हैं वो चाह रखते हैं, जो कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद रखते हैं कि उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़े, उस प्रकार की लगातार हाईकमान के लीडर से, सीनियर लीडर से मुलाकात करते रहते हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि संदीप सिंह, योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ियों को टिकट देकर के चुनावी दंगल में मौका दिया गया था बीजेपी की तरफ से, क्या इस बार भी इन चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी या फिर इनसे अलग किसी खिलाड़ियों पर चर्चा की जा रही है?
देखिए, अगर बात की जाए तो अगर उन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, अगर वो खिलाड़ी चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में जीत सकते हैं, अगर वो पैरामीटर पर खरे उतरते हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर बीजेपी दाव खेल सकती है। अगर उन खिलाड़ियों में पोटेंशियल नहीं है, वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते, वो तमाम पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते, तो कहीं ना कहीं चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विनेबिलिटी रेशो के हिसाब से चुनाव लड़ाना चाहती है। विनेबिलिटी हिसाब से ही कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में बीजेपी तमाम लीडर्स के साथ जाना चाहती है। तो इस बार थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि खिलाड़ी के होने के नाते, सिर्फ खिलाड़ी होने के नाते किसी भी उम्मीदवार को टिकट दी जाती है। जी रवि, और अगर बात करें फिलहाल ताजा समीकरणों की, जिस तरह की बयानबाजी अभी प्रदेश में सामने आ रही है, पिछले दिनों की अगर बात करें तो सीएम नायब सैनी का एक बयान सामने आया जाट वोटर्स को लेकर के, जाट वोटर्स देशभक्त होते हैं, हुड्डा ने जाटों का भी शोषण किया, इस तरह के बयान जो देखने को मिले हैं, क्या इस तरह की बयानबाजी का असर टिकटों पर भी देखने को मिल सकता है, सूची में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बयान और टिकटों का वितरण में बहुत अलग डिफरेंस रहने वाला है। बयान तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, या फिर यूँ कह लीजिए अपनी सहूलियत के अनुसार तमाम जो बयान है वो देते हैं। और सबको पता है कि जो टिकट वितरण होती है उसमें कहीं ना कहीं काफी चीजें देखी जाती है, सोशल मीडिया देखी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं और उन तमाम नेताओं की काबिलियत देखी जाती है, जिसमें कितना पोटेंशियल है वो देखा जाता है, उसके आधार पर टिकट दी जाती है। राजनीति है, चुनाव सर है, तो इस प्रकार के बयान और भी देखने को मिल सकते हैं, और भी एक दूसरे पर किताखासी के आरोप जो है चुनाव के दौरान लगाए जाते रहे हैं और लगाए जाते रहेंगे। वो कहीं ना कहीं चुनाव का एक पहलू है, और दूसरे पहलू में टिकट वितरण है, और टिकट वितरण सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के अनुसार, उसकी स्वभाव के अनुसार, उसकी पोटेंशियल के अनुसार, और वो किस प्रकार से क्षेत्र में एक्टिव रहा है उसके अनुसार दी गई। बिल्कुल रवि, किस तरह की रणनीति टिकटों को लेकर के रहने वाली है बीजेपी की, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में माना जाता है कि जीटी रोड बेल्ट पर एक अलग असर देखने को मिलता है, अहिरवाल क्षेत्र में अलग तरीके से सब तमाम जो चीजें देखने को मिलती हैं, तो क्या कुछ समीकरण बनाए गए हैं, किस तरह से वर्गीकृत किया गया पूरा हरियाणा को टिकटों के लिए? बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रवाद के हिसाब से अगर बात की जाए, क्षेत्र के हिसाब से अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट की अगर बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े नेता हैं, उनके हिसाब से काफी टिकटें जो है वो बांटी जाएंगी। जीटी रोड बेल्ट की बात की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वहाँ टिकट बांटी जाएंगी। किस विधानसभा सीट पर किस समाज के वोटर्स कितने हैं, तो वो तमाम चीजें जो है वो देखी जाएंगी। इसके साथ ही कौन सा नेता वहाँ मजबूत है, कौन सा नेता आपका काम कर रहा है, तमाम चीजें हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं। अलग अलग सीट को लेकर अलग अलग पैरामीटर्स जो है वो अपनाए जाते हैं, अलग सोशल इंजीनियरिंग होती है, तो उसके आधार पर ही जो टिकट है वो वितरण किया जाएगा। और हर बार इस प्रकार की चीजें जो चुनाव में देखनी पड़ती है, सोशल इंजीनियरिंग हर बार होती है, चाहे राजनीतिक दल इसको लेकर कितना भी मना करें। बिल्कुल मना करते रहते हैं लगातार राजनीतिक दल इस बात को लेकर के, हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों में इसका असर जरूर देखने को मिलता है। जिस तरह से प्रदेश में 2 गठबंधन हो चुके हैं, कमेरे और किसान के गठबंधन बताए जा रहे हैं, लेकिन जाट और दलित वोटर्स को साधने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, और इसी आधार पर बीजेपी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने टिकटों का आवंटन करने वाले हैं। तो उसको लेकर के किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया, क्योंकि जाट और दलित वोटर सबसे ज्यादा है प्रदेश में, और इसके अलावा बीजेपी के लिए यह मानना जाता है कि गैर जाट की राजनीति बीजेपी करती रही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जाटों को लेकर के भी इस बार कुछ अलग फैसले जो है वो दिखाई दे सकते हैं बीजेपी के। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि? शायद मेरी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज भी छोटी टोली की बैठक हुई है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी है हरियाणा चुनाव की, हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं वो प्रदेश के, और ऐसे में उनके आवास पर लगातार मंथनों का दौर चल रहा है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति से पहले की बात हो या फिर अब केंद्रीय चुनाव समिति के बाद भी उनके आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज छोटी टोली की बैठक हुई है, बची हुई 35 सीटों पर चर्चा हुई है, 55 सीटों पर बात बन चुकी है, 55 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, लेकिन अब जो बची हुई सीटें हैं 35 सीटों पर अभी मंथन बाकी है, और उन्हीं सीटों पर नाम फाइनलाइज करने के लिए ये बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। और अभी और भी बैठकें होनी हैं, आने वाले 1-2 दिन में और बैठकें होंगी, उसके बाद ही
पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के सामने आती हुई नजर आएगी। जिस तरह की जानकारी अभी तक मिल पा रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी किसी भी जल्दबाजी में नहीं है उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने के मामले में। बताया जा रहा है कि 1 तारीख को एक बड़ी रैली जींद में होगी, केंद्रीय मंत्री उसमें पहुंचेंगे और उसके बाद ही पहली सूची सामने आ सकती है बीजेपी की।